दोस्तों तो आज का ये वीडियो होने वाला है लीगल हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि चार्टर ऑफ 1661 में क्या था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था। द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाई क्वीन एलिजाबेथ ऑन 31 दिसंबर 1600। ठीक है, ये चार्टर जो होता है एक राजपत्र होता है, राजा के द्वारा जो एक पत्र पे लिख के दिया जाता है, ग्रांट किया जाता है, उसी को राजपत्र बोलते हैं। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यह एक चार्टर के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जो चार्टर इंग्लैंड की क्वीन जो एलिजाबेथ थी वो 31 दिसंबर 1600 को इशू की थी। ठीक है, इस चार्टर से क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसको एक एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिल गया था, एकाधिकार प्राप्त था कि ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे कोई भी दूसरी कंपनी ट्रेड करने के लिए एशिया, इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका में नहीं जा सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र अधिकार था कि वह इस एरिया में ट्रेड कर सकती है। ये जो ट्रेडिंग एरिया था इसका, ये लगभग यूरोप को छोड़ करके पूरे विश्व के हर एक पार्ट को कवर करता था। ठीक है, और कोई भी ब्रिटेन की कंपनी नहीं जा सकती थी इस एरिया में बिना ईस्ट इंडिया कंपनी से लाइसेंस लिए हुए ट्रेड करने। पहले तो जा नहीं सकती थी, और दूसरा अगर ट्रेड करना भी है तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से ये लेना होगा लाइसेंस, तभी वो काम कर सकती है। ठीक है, यह जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिला था यह 14 साल के लिए मिला था। ये जो 1600 में ये जो चार्टर इशू हुआ था इससे 14 साल के लिए इसको मिला कि हाँ आप ट्रेड कीजिए यहाँ पे, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट। और उसके बाद क्या था कि 15 साल के लिए इसको रिन्यू किया जा सकता है यदि यह जो कंपनी है यह वहाँ के राजा और उसके जनता के बीच मतलब अच्छा इफेक्ट बना के रखती है तो। ठीक है, ये इस चीज़ पर था कि अगर वो अच्छा इफेक्ट बनाती है, अच्छा इफेक्ट उसका सही से इसका इन्फ्लुएंस और सही से रिलेशन रहता है तो 15 साल को और एक्सटेंड कर दिया जाएगा इसका ये जो ट्रेडिंग राइट है। और एक चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पुराना नाम था उस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये इसका पुराना नाम था इतना बड़ा। ठीक है, और इसका एक निक नेम था जिसको जॉन्स कंपनी भी बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या था ये जो 1661 के प्रोविज़न के बारे में। पहले देख लेते हैं कि ये किस तरीके से, कौन इसको मैनेज करता था, ये कंपनी कैसे काम करता था। तो ये जो कंपनी है ये मैनेज किया जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ देख रहे हैं ये लोग इसको मैनेज करते थे। और इनका जो जनरल, जैसे ये मीटिंग है, जनरल मीटिंग को इसको कोर्ट बोला जाता था। ठीक है, ये जो चुने जाते थे गवर्नर और 24 डायरेक्टर, 24 डायरेक्टर जो थे ये चुने जाते थे जो कि कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते थे। एक गवर्नर का चुनाव होता था और 24 इसका जो डायरेक्टर्स थे उनका चुनाव होता था। ये सब मिल करके एक जो कोरम जैसा बनाते थे उसको, उस जनरल मीटिंग को द कोर्ट कहा जाता था। और इस कंपनी का लोगो आप देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए ये जो चार्टर है 1661 का, यह जब आया था इससे पहले तक, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 को ही यह इशू हो गया था। जब ये चार्टर 1661 का आया उससे पहले तक का एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस किस टाइप का था वो हम देखते हैं। तो देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द सेटलमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट ए हायर ऑर्डर। जब 1661 के चार्टर को आने से पहले तक वहाँ तो कोई भी एक हायर ऑर्डर का एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस का एग्जिस्टमेंट नहीं था, कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए वहाँ पे जो सेपरेशन था एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का वो भी नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ उस टाइम पे एक एग्जीक्यूटिव ही रहता था, कोई जुडिशियरी जैसा चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता था। और जो एग्जीक्यूटिव थे वही जुडिशियरी, जजेस भी होते थे, वो भी जस्टिस को भी मैनेज करते थे। और जाहिर सी बात है वो कोई लॉ एक्सपर्ट भी नहीं थे। ठीक है, तो उस टाइम पे कंपनी का जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फेयर जस्टिस और रूल ऑफ लॉ, ये सब चीज़ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो थे वह सारा चीज़ को मैनेज करते थे। एग्जीक्यूटिव जब भी मैनेज करेंगे तो वो जस्टिस पर, रूल ऑफ लॉ पर उतना ध्यान नहीं देंगे। तो इस तरीके से पहले का कुछ था। अब क्या होता है, उसके बाद जैसे ही 1661 में चार्टर इशू होता है। ठीक है, इससे पहले तक 1661 से पहले तक आप लोग देख लिए कि क्या होता था अर्ली डेज में, कि कोई ऐसा रूल ऑफ लॉ ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। जुडिशियरी
सब कुछ नहीं था, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे वही थे सब। फिर क्या हुआ, चार्टर 1661 जो इशू हुआ वो इशू हुआ था 3 अप्रैल 1661 को। ये चार्ल्स सेकेंड ने इशू किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इंडियन लीगल हिस्ट्री के परस्पेक्ट से, ठीक है। तो इसको देखते हैं। बाय दिस चार्टर द कंपनी वाज एम्पावर्ड टू अपॉइंट ए गवर्नर एंड काउंसिल एट इट्स फैक्ट्रीज। ये जो कंपनी अपना आकर के यहाँ इंडिया में फैक्ट्री सेटअप की थी, उसमें इसको कंपनी को एक पावर दिया जाता है कि आप वहाँ पे गवर्नर और काउंसिल को अपॉइंट कीजिए, ठीक है। इन एडिशन टू द पावर्स द गवर्नर एंड काउंसिल एट इट्स फैक्ट्रीज, द चार्टर ऑथोराइज्ड द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ इंग्लिश मैन इनहेबिटेंट द सेटलमेंट ऑफ द कंपनी। ये जो कंपनी है गवर्नर एंड काउंसिल को ये कंपनी के सेटलमेंट के लिए वहाँ पे अपॉइंट करती है और पावर देती है कि ये इंग्लिश इनहेबिटेंट होने चाहिए। इंग्लिश मतलब ब्रिटेन के ही कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर एंड इट्स काउंसिल के रूप में, ठीक है। गवर्नर मतलब वही गवर्नर और उसके कुछ परिषद जो थे छोटा वो सब। द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ ईच फैक्ट्री टू हियर एंड डिसाइड ऑल टाइप ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेज इंक्लूडिंग द केसेज ऑफ कैपिटल ऑफेंस ऑल्सो एंड इट कुड अवार्ड एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस। देखिए ये जो चार्टर है बहुत हद तक पावर दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि मतलब इतना इसके पास अधिकार था कि डेथ सेंटेंस तक का भी सिविल क्रिमिनल सभी तरह के केसेस को देख सकती थी, ठीक है। इसके फैक्ट्री के अंदर ये सारा जो नियम चल रहा था उस टाइम तक, ये सारा इसके फैक्ट्री के अंदर ही सारा नियम लॉज ये सब चल रहा था, ठीक है। ये इंडिया में मतलब इंडिया के लिए नहीं, ये सिर्फ उसके फैक्ट्री के अंदर का ही मैटर था। फिर क्या है, ये चार्टर ऑफ 1661 के आने से क्या क्या एकदम चेंज हो जा रहा था, जो कि बहुत ही जो रिमार्केबल चेंजेस था उसको हम लोग चेक करते हैं। ऑथोराइज द कंपनी टू ट्राई एंड पनिश ऑल पर्सन लिविंग अंडर इट इंक्लूडिंग द इंडियंस। देखिए ये जो कंपनी के अंदर जो इनके फैक्ट्रीज के अंदर जितने भी लोग रहते थे वो सबको पनिश करने का पावर, केस सुनने का पावर ये चार्टर उसको देती थी, इंक्लूडिंग इंडियंस। इंडियंस भी अगर उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो उस पे भी ये लोग उनको भी पनिश कर सकते थे, ठीक है। इस चार्टर में ब्रिटिश का जो चार्टर था ब्रिटेन का, इस चार्टर में ये बताया गया था, डायरेक्ट किया गया था कि आप ऐसे करेंगे। ओपन द डोर्स फॉर द इंट्रोडक्शन एंड द एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश लॉ इन इंडिया। ये जो चार्टर है ये बेसिकली इंग्लिश लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया में। ये फर्स्ट टाइम था जब इंग्लिश लॉ से इंडियन को भी यहाँ पे पनिश किया जाने वाला था इस चार्टर के अकॉर्डिंग। ये कंपनी के अंदर ही अभी तक चल रहा था। कन्फर्ड द जुडिशियल पावर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव विद द गवर्नर एंड काउंसिल, ठीक है। ये जो भी जुडिशियल पावर थी ये सारा चीज गवर्नर एंड काउंसिल के हाथ में था। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि चार्टर ऑफ 1661 में बस यही जो चेंजेस था यही हुआ था। और अब क्या है, ये इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का होने वाला है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन सूरत, ठीक है। इसके बाद हम लोग सूरत का जो जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का था वो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए जस्ट आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल।